हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस को लेके जो आपके एग्जाम के मोटिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जिनसे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम से पहले खुद को जरूर चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, वे कौन कौन से हैं? पहला साइकी या लोगस, दूसरा सीस प्लस लेगोस, या सीमे प्लस लोगोस, या सीमर या लोगोस। तो हमें पता है जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड है वो साइकी लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें हमारा साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि हमारी आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी होता है। तो अगर पूछा जाए कि साइकी और लोगोस कैसे, किस कंट्री या किस भाषा के शब्द हैं, तो ये हमारे लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आधुनिक युग में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता है? पहला है मानव व्यवहार का, या जड़वा व्यवहार का, तीसरा है नीति व्यवहार का, या डी ऊपर से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा, आधुनिक युग में जो मनोविज्ञान को कहा जाता है वह कहा जाता है मानव व्यवहार का। अगर आपसे प्रश्न बने कि व्यवहारवादी के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कि हमारे जो आधुनिक व्यवहारवादी के जनक थे वो वॉटसन थे। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा वो मानव व्यवहार के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा फोब्रेल किंडरगार्टन के जनक यानी कि प्रतिपादक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी होता है, या बहिर्मुखी होता है, या उभयमुखी होता है, या सामाजिक निर्भर होता है? तो पहले जाने कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता क्या है। वह व्यक्ति जो बहुत शांत स्वभाव का होता है, अपनी बातें जो होती है वो मन में रखता है, ज़्यादा किसी से बोलता नहीं है, ना ही अपने मन की बात कहता है। तो वो व्यक्ति होता है हमारा अंतर्मुखी, वो ज़्यादा खुलता नहीं किसी से। तो हमारा जो आत्म केंद्रित व्यक्ति कहलाएगा वो अंतर्मुखी के साथ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है वह क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया कहलाता है, या डिसकैल्कुलिया कहलाता है, या डिस्ग्राफिया कहलाता है, या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहलाता है? तो अगर आपने मेरे चैनल पे विकार अधिगम क्षमता का वीडियो देखा होगा तो ये आंसर आपको आराम से पता होगा कि कुछ भी लिखने के लिए हमें पता था कि हमने बताया था अगर लिखने के लिए प्रॉब्लम विकार पूछा जाए तो मान लीजिए कि हमें जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ता है, यानी कि इस तरह से बार कोड बनाने पड़ते हैं। तो अगर लिखने के लिए अगर प्रॉब्लम पूछा जाए तो हम ग्राफ से याद रखेंगे हमारा डिस्ग्राफिया। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए डिस्लेक्सिया किस लिए होता है, तो डिस्लेक्सिया याद रखिएगा हमारा पठन से रिलेट करता है, और हमारा डिसकैल्कुलिया जो होता है वो हमारे गणितज्ञ से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है लिखावट में कठिनाई, तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? रोमांचकारी, उत्सुक, कठोर, स्वतंत्र। तो हमारा जो सृजनात्मक बच्चा होता है यानी क्रिएटिविटी वाला बच्चा जो होता है उसके अंदर कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो वो रोमांचकारी होगा, वो चीज़ों के लिए उत्सुक भी होगा, और वो सोच में स्वतंत्र भी होगा। लेकिन जो उसके अंदर विशेषता नहीं पाई जाएगी वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, बी हमारा शरीर तथा हड्डियों का विकास, या सी शरीर तथा हृदय का विकास, या डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव शरीर की जो मनोभौतिक एकता होती है वह हमारे मन तथा शरीर का विकास होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में क्या मुख्य है? सामाजिक चेतना, या यथेष्ट विकास, या बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, या अपने अवस्था के गिरोह में अलग रहना, या बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य समान होना। तो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है सबसे बड़ा उसका जो प्रभाव पड़ता है वो जब बच्चे सहयोग के साथ समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को खेलते हैं या समझते हैं, तो वहीं पे उनके अंदर सामाजिकता उत्पन्न होती है। तो बाल्यावस्था की उम्र में जो सही ऑप्शन जाएगा वो हमारा बी के साथ जाएगा, कि बालक और बालिकाओं के एक साथ रहने की प्रवृत्ति हमारा मुख्य रूप विकास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? स्टेनले ने, पीले ने, या बोरिंग ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो यहाँ पे मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन कहा है, तो ये कहा है बोरिंग ने। तो याद रखिएगा अगर मनोविज्ञान का मानव प्रकृति का अध्ययन बोला जाए तो उन्होंने कहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, वो बोरिंग हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना या उपयुक्त सभी। तो हमारी शैशवावस्था की उम्र जो होती है वो 0 से लेकर 5 वर्ष की होती है और इसमें बच्चा दूसरे का सहयोग लेता है, अनुकरण करता है, दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करता है और दूसरे पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा कि ये तीनों हमारी विशेषताएँ शैशवावस्था के बच्चे के में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, या शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए, या विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए वह अपने जीवन को कैसे सुधार सकते। तो मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है कि वह विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता हो कि बच्चे को कैसे किस तरह पढ़ाना, या कौन बच्चा किस स्तर में सीख पाएगा। तरह-तरह की चीज़ों का उनका ज्ञान होना चाहिए, कौशल होने चाहिए। इसीलिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या कहलाता है? अनुसंधान आधारित धारणा है, या लैंगिक पूर्वाग्रह पे आधारित है, या सत्य धारणा, या सभी। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा हमारा एक लैंगिक जेंडर बायस का हमने अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है या रूढ़िवादिता क्या है उसको डिटेल में बताया था कि अगर इससे भी एक भी क्वेश्चन आपका बने तो गलत ना हो। तो यहाँ पे हमसे वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रायः हमारी लड़कियां गणित में कमजोर होती, तो एक प्रचलन चला आया है, कहीं ना कहीं लोगों की सोच है कि जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमजोर होती है और लड़के गणित में थोड़े से बेटर होते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाता है, पक्षपात की भावना आ जाती है। तो ये हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है कि लड़कों लड़कियों में अंतर किया जा रहा है। इससे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है हमारा, विलियम वुंड किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? प्रयोगात्मक विज्ञान के, या विकासात्मक मनोविज्ञान के, या तुलनात्मक मनोविज्ञान के, या उपयुक्त सभी। विलियम वुड अगर आपको पता होगा तो 1879 में इन्होंने प्रयोगशाला को स्थापित किया था, तो इसीलिए उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुड से याद रखिएगा कि उनको किस मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा मनोविज्ञान शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? स्वामी विवेकानंद जी ने, या हमारे रोज जी ने, या स्वामी विवेकानंद जी 2 बार रिपीट हो गया है, या स्वामी परमहंस। तो ये हमारा जो कथन था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो आपका ऑप्शन सी या ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, निम्नलिखित में कौन सा छात्र केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान, प्रयोजन, या समस्या समाधान, या उपयुक्त सभी। तो छात्र केंद्रित हमारी जो विधि नहीं होती वह व्याख्यान हो जाती, तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो याद रखिएगा, व्याख्यान हमारी विधि छात्र केंद्रित हमारी छात्र केंद्रित विधि नहीं मानी जाती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण से सिद्धांत से, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत, या अंतःसंबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत। तो हमें पता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या लगातार कंटिन्यू चलती रहती जन्म से मृत्यु की प्रक्रिया है। तो यह कहीं ना कहीं निरंतर निरंतर चलती रहती है, इसलिए हमारा निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 हो जाएगा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों को केंद्रित होकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने में जो परिवर्तन कर सकता है कि अगर हम शिक्षण को या फिर बाल केंद्रित कर दे या शिक्षा पद्धति अपना ले तो हमारी शिक्षण के अधिगम में परिवर्तन आ सकता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा इसका वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि विधिक सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, या सी एल हल ने, या स्किनर ने। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है वो हमारे सी एल हल ने दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका, आयोग बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पाठ्यक्रम में क्या जरूरी है? लचीलापन करना, या सख्त बदलाव करना, या पूरा बदलाव करना, या धार्मिक शिक्षा देना। तो हमारे जो आयोग बच्चे होते हैं यानी कि विशिष्ट बच्चे जो सामान्य बच्चे से थोड़ा अलग होते हैं, तो पाठ्यक्रम को उनके लिए आसान करने के लिए सबसे पहले हमें कौन-सा लाभ उनके लिए चुनना चाहिए? क्या हमको उनके पाठ्यक्रम को सख्त कर देना चाहिए? तो हमारा ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
पूरा बदलाव कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या उन्हें सिर्फ़ धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए कि वो चीज़ें नॉर्मल से नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो ये भी नहीं है। तो हमें जो करना चाहिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम जो पाठ्यक्रम को है उसको लचीला कर लें, उस तरह चीज़ों को हम बच्चों को पढ़ाएँ जिससे सभी बच्चे समान रूप से समझ सकें। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति या समदृष्टि या प्रेरणा। तो प्रेरणा ऐसी होती है जो हमारी आंतरिक दी जाती है। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो हमारी जो छात्र में रुचि उत्पन्न होती है वो प्रेरणा से होती है। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बालक की किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और पर्सनैलिटी में विकास होता है? बाल्यावस्था में, जवानी में या 20 से 40 साल तक या जन्म में? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा कि जो हमारी बाल्यावस्था की अवस्था होती है उसमें हमारा शारीरिक, मानसिक और पर्सनैलिटी का विकास होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला 6 पाउंड होता है या 7 पाउंड होता है या 8 पाउंड होता है या 9 पाउंड होता है? तो नवजात शिशु का जो भार होता है तो वो हमारा 7 पाउंड होता है, तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? सीखने का वक्र कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है या स्मृति कहलाती है या अवधान कहलाती है? तो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती थी, मान लीजिए कि ये आप स्टार्टिंग में कोई बच्चा है पढ़ने में अच्छा था तो उसका मैंने ग्राफ बनाया तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसको पढ़ाई में वो कमजोर हो गया, चीजों में उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसका ग्राफ ऊपर ना जाकर नीचे आने लगा, तो कहीं न कहीं उसके सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं हो पा रही है। तो यही प्रक्रिया हमारी सीखने का पठार कहलाती है, यानी कि उसके अधिगम का पठार है। तो कहीं न कहीं जो हमारा ऑप्शन सही जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो याद रखिएगा कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही होती और एक समय पे आकर वो वहीं पे रुक जाती है, तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि सीखने का पठार सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रतिभाशाली बालक क्या है? तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते या कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता है कि वह ऑप्शन डी हो जाएगा कि कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण कर लेते हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था कि जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति या बच्चे अपने मन में चीजें रखते हैं, जो बाहर नहीं बोलते हैं अपनी ऊर्जा को, अंदर ही अपनी ऊर्जा को रखते हैं, तो वो क्या कहलाते थे? अंतर्मुखी बुलाते। तो यहाँ पे हमसे जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है कि वे बच्चे या वे बालक या वे व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं, तो वो कौन से किस प्रकार के लोग होते हैं? तो याद रखिएगा जो लोग बाहर अपनी हर चीज़ बातों को शेयर करते हैं, तो वो लोग होते हैं हमारे बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और जो मन में बातें रखते हैं वो अंतर्मुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है बाहर की ओर व्यक्त करना, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आधुनिक शिक्षा और अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक की मेन भूमिका होती है वह होती है कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी कि एक सुविधादाता के रूप में। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे मापन का पूछा, अगर आपसे मापन पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा मापन में होता है कि बुद्धि लब्धि में जब 100 का गुणा किया जाता है तो वही हमारी बुद्धि लब्धि मापन में बदल जाती है। तो मापन ने जो हमें दिया था जन्मदाता थे वो टर्मन थे। अगर इसी जगह आपसे पूछा जाता बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है तो आपका स्टन हो जाता, और पूछा जाता बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था तो आपके बिने हो जाते। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो बुद्धि लब्धि मापन और बुद्धि लब्धि दोनों में कंफ्यूज मत होना कि स्टन कहाँ पे होता है, टर्मन। अगर मापन पूछेंगे बुद्धि लब्धि का, यानी कि हमारा जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु थी उसमें जो 100 का गुणा किया था वो हमारे टर्मन ने किया था, तो यहाँ का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपसे सी बुद्धि लब्धि पूछते तो स्टन को लगाते, और बुद्धि शब्द का प्रयोग पूछते तो बिने को बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सीखना विकास की प्रक्रिया है किसने कहा है? ऑप्शन ए चार्ल्स ने, रूबे ने या वुडवर्थ ने या स्वर्डवर्थ ने? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है ये वुडवर्थ ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आज प्रैक्टिस की,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी-धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक की, पियाजे की, स्किनर की या हर्लॉक की? तो मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी-धीमी प्रक्रिया है, ये हमारे स्किनर ने कहा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपके जो 2-3 दिन बचे उसमें इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएँगे। तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। आपको ऑल द बेस्ट। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।